बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। 10th क्लास का आज केमिस्ट्री का पेपर था फर्स्ट एनुअल का, और आई होप कि आप लोगों का सबका अच्छा पेपर हुआ होगा। पेपर इजी था मेरे ख्याल में, तो एक एवरेज पेपर था, यानी इसमें बहुत ज़्यादा कोई कंसेप्चुअल या एसएलओ बेस्ड क्वेश्चंस नहीं थे और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस थे, और मोस्टली वो क्वेश्चंस थे जो आपको आपके टीचर्स ने भी बताए होंगे। मैंने भी आपको जो इससे पहले 2 वीडियोस बनाई थी उनमें बताए थे, तो उनमें से कुछ क्वेश्चंस उसमें से भी अल्हम्दुलिल्लाह आए हैं। तो ब्रीफ सा इस पार्ट बी और सी का सोल्यूशन जो है वो आपको देता हूँ इस वीडियो के अंदर। यानी सारा सॉल्व तो नहीं मैं कर सकता, लेकिन कुछ ब्रीफ्स के लिखना क्या था क्वेश्चंस में। पहला है गिव एनी 3 यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो 3 यूजेस हैं, बहुत सारे यूजेस थे। फॉर एग्जांपल इसमें आप जो हम उनको यूज़ करते हैं एज फ्यूल्स, नेचुरल गैस जो हमें घर में मिलती है, सुई गैस, उसके अंदर भी मीथेन गैस होती है, और इसके अलावा जितने फ्यूल्स हम पेट्रोल डीजल वगैरह यूज़ करते हैं वो इसके यूजेस में ही आ जाएंगे। उसके बाद इथाइलिन का यूज़ था। इथाइलिन जो है वो स्टार्टिंग मटेरियल है फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ मैनी केमिकल्स एंड प्रोडक्ट्स। और फिर उसमें आप लिख सकते हैं एसिटिलीन वाला, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स के लिए एसिटिलीन, ये भी आपकी बुक में लिखा हुआ है। इसके अलावा भी थे, लेकिन आई थिंक ये 3 काफ़ी हैं। नेक्स्ट था एडवांटेजेस ऑफ यूरिया एज ए फर्टिलाइज़र। तो यूरिया को हम एज ए फर्टिलाइज़र इसलिए यूज़ करते हैं, नंबर 1, यूरिया के अंदर जो नाइट्रोजन है उसकी हाईएस्ट परसेंटेज होती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट इसका यही था कि नाइट्रोजन की परसेंटेज जो है वो हाईएस्ट होती है यूरिया के अंदर। इसके बाद इसके यूजेस में दूसरी चीज़ जो थी वो ये थी कि ये टेक्सचर ऑफ द सॉइल को अफेक्ट नहीं करता, सॉइल के टेक्सचर को अफेक्ट नहीं करता यूरिया। और फिर लास्ट जो थी तीसरा जो था वो ये था कि जब ये सॉइल के अंदर जाता है तो ये इजीली अमोनियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है, और अमोनियम कार्बोनेट इन टर्न अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है, और अमोनिया फिर वहाँ से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और प्लांट्स को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है नाइट्रोजन की, तो बेसिकली ये डिकम्पोज नाइट्रोजन में ईजिली रेडली हो जाता है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 था व्हाटर हैज़ मैक्सिमम डेंसिटी 4 डिग्री, हाउ डज इट हेल्प। ये उसमें से आया था आई थिंक, जो आपका वो इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन टाइप है। तो वाटर जो है उसकी डेंसिटी जो है वो मैक्सिमम होती है एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो डेंसिटी जब मैक्सिमम होती है तो इसका मतलब क्या है कि 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो आइस है वो लेस डेंस हो जाती है, आइस की डेंसिटी कम हो जाती है। तो अगर वाटर और आइस हो तो जो हमेशा कम डेंस जो हल्की चीज़ होती है वो ऊपर आती है, तो आइस लेस डेंस होती है, तो वाटर नीचे रह जाता है, आइस उसके ऊपर फ्लोट करने लग जाती है। तो सख्त सर्दी में ये जो ऊपर आइस की लेयर होगी ये पानी की अंदर से हीट को बाहर नहीं जाने देगी, तो अंदर जो इक्वेटिक एनिमल्स हैं, जो फिश वगैरह हैं, वो सर्वाइव कर सकते हैं। ये भी आपकी बुक में से ही आया है स्ट्रेट। इनलिस्ट एनी 3 यूजेस ऑफ लिपिड्स। तो लिपिड्स के यूजेस लास्ट चैप्टर में हैं, तो वहाँ से आप 3 जो है वो कोई से यूजेस लिख सकते हैं। व्हाट इज मींट बाय ग्लोबल वार्मिंग, ये हमने आपको क्लियरली बताया था कि अगर ग्रीन हाउस गैसेस जो है बहुत ज़्यादा हो जाएं, तो ग्रीन हाउस गैसेस के ज़्यादा होने की वजह से एवरेज टेम्परेचर जो है वो अर्थ का इंक्रीज़ हो जाता है। जो एवरेज टेम्परेचर का इंक्रीज़ होना है इसको हम ग्लोबल वार्मिंग का नाम देते हैं। एंड लिस्ट एनी 2 हार्मफुल इफेक्ट्स। तो एवरेज टेम्परेचर ऑब्वियसली अर्थ का वो इंक्रीज़ हो जाएगा तो ग्लेशियर्स जल्दी पिघल जाएंगे और क्लाइमेट में चेंजेस बहुत ज़्यादा आने लग जाएंगी। What is homologous series? Give an example. Homologous series होती है it is a series of compounds having the same functional groups that exhibit same chemical properties and gradual increase in their physical properties. उनकी chemical properties जो है वो same होती हैं और physical properties में gradual change आता है because of the same functional group in them. और मिसाल में आप अल्कीन लिख दें, अल्केन लिख दें, अल्कोहल्स की लिख दें, कोई भी एक मिसाल लिख सकते थे इसमें। नेक्स्ट 4 है, ये थोड़ा देखने वाला था। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लिविस एसिड और लिविस बेस। अब H2O जो है ये है एम्फोटेरिक होता है, तो इसको आप अगर इलेक्ट्रॉन्स के लिहाज से देखना चाहते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के पास 2 होते हैं, 2 पेयर होते हैं जो अनबॉन्डेड होते हैं। अगर आप वाटर का स्ट्रक्चर बनाएं तो ये वाटर का स्ट्रक्चर होता है, इसमें ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन के पेयर्स हैं जो ये डोनेट कर सकता है। तो इन दैट टर्म बिकॉज इट कैन डोनेट दीज इलेक्ट्रॉन्स, तो डोनेट करने वाला बेस होता है, तो इसलिए इसको बेस बनेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है जी Br, आई थिंक इट्स Br-1। अगर मैं इसको सही तरह पढ़ पा रहा हूँ तो अगर ये Br-1 है तो -1 मैंने पहले भी आपको बताया था, नेगेटिव चार्ज का मतलब ये होता है कि उसके पास डोनेट करने को इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं,
अगर ये -1 ही है तो, वैसे -1 ही होगा Br के साथ। तो चूंकि इसके पास डोनेट करने को इलेक्ट्रॉन का पेयर मौजूद है, तो इसलिए ये भी बेस कहलाएगा। तो ये भी बेस होगा Cu2+। तो जिसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव होता है, इसका मतलब ये होता है उसके पास इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने की, इलेक्ट्रॉन के पेयर को एक्सेप्ट करने की एबिलिटी होती है। तो Cu2+ अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेगा तो वो Cu में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसलिए गेन करने वाला, इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला लुईस एसिड होता है। तो C जो है वो एसिड है। उसके बाद है जी अमोनिया। अमोनिया ऑब्वियसली बेस होता है। अमोनिया किसी भी कॉन्सेप्ट में आर्जीनियस के अलावा ले जाएं आप, ये बेस ही होगा। इस सिर्फ आपने बताना था, एक्सप्लेन नहीं करना था। Fe3+ या 2+ आई थिंक, Fe2+ भी ये गेन कर सकता है, इसलिए ये एसिड होगा। और BF3, ये आपको याद होगा NH3 और BF3 का रिएक्शन बुक में लिखा हुआ है। तो BF3 में BF3 जो वो एसिड था उसमें, और वैसे भी बोरान जो है BF3 के अंदर जो बोरान होता है उसके पास एबिलिटी होती है टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर, हेंस इट्स आल्सो एन एसिड। अच्छा जी, उसके बाद हाउ इज कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस। जब भी इनकम्प्लीट कंबस्शन होगी तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होगी। आपने इसमें इक्वेशन जरूर लिखनी थी कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रिपरेशन के लिए। इनकम्प्लीट कंबस्शन, एक कंप्लीट कंबस्शन होगी तो उस सूरत में तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, लेकिन अगर कार्बन ज़्यादा है और ऑक्सीजन कम है तो फिर कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होगी। तो इसकी इक्वेशन भी आपकी बुक में लिखी हुई है। 2C अगर हो जाए यहाँ पर और O2 हो जाए, यानी कार्बन ज़्यादा ऑक्सीजन कम है, और इधर आप लिमिटेड ऑक्सीजन लिख देंगे, यहाँ पे लिमिटेड है, और उस सूरत में यहाँ पे 2CO कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। और ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड हार्मफुल इफेक्ट्स क्या हैं, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम में अगर जाता है तो ये ऑक्सीजन की सप्लाई कट ऑफ कर देता है, और ये डिजीनेस कॉज करता है, और इवन डेथ भी कॉज कर सकता है। राइट डाउन द IUPAC नेम्स ऑफ द फॉलोइंग। की तो सबसे आसान मेरे ख्याल में क्वेश्चन था। तो CH4 मीथेन है। एक जस्ट कार्बन एटम्स अगर आप देखें, ये मैंने जिन लोगों ने कहा था कि हम ये ऑर्गेनिक वाला चैप्टर छोड़ देंगे, तो मैंने उन्हें कहा था ना छोड़ना, इसमें से ये चीज़ें आप कर ले तो आपके मतलब मार्क्स के साथ। अच्छा, नेक्स्ट है CH3 CH2 CH3। 3 कार्बन एटम्स हैं। 3 कार्बन एटम्स जो होते हैं वो प्रोप के होते हैं, तो ये प्रोपेन हो गया, ठीक है जी। और इसमें 4 कार्बन एटम्स है, 1 2 3 4। तो 4 वाला क्या होता है, ब्यूटेन होता है। तो ये देखिए कितना आसान था, इनके सिर्फ नाम लिखने थे आपने। नेक्स्ट, क्लासीफाई द सोल्यूशन एसिड। ये भी मैंने आपको बताया था कि H+ की कॉन्सेंट्रेशन अगर गिवन होगी तो आपने उसका जस्ट ले लेना है नेगेटिव लॉग, और वहाँ से pH आ जाएगा। pH से आप डिसाइड कर लेंगे ये क्या चीज़ है। तो 10⁻³ है, तो 4.2 × 10⁻³ मोलर है। इसका आपने नेगेटिव लॉग ले लेना है, उससे जो आंसर pH का आएगा, ये वैसे आपका जो सेल्फ असेसमेंट है उससे है। इसकी तकरीबन pH की वैल्यू जो आती है ना, वो 2.3 समथिंग आती है, पहले वाले की 2.39 के करीब इसकी pH की वैल्यू आती है। तो pH अगर 0 से 6 तक हो तो एसिड होता है, तो ये पहला वाला तो एसिड है। दूसरे में देखिए OH की कॉन्सेंट्रेशन के बना, तो ये मैंने आपको बताया था कि इसको OH की कॉन्सेंट्रेशन से सॉल्व नहीं करना, इसमें पहले आपने H+ की कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करनी है, यानी इसको आपने 1 × 10⁻14 में से सब्ट्रैक्ट कर देना है। सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो pH आएगा उसका नेगेटिव लॉग ले लें, या इसका डायरेक्ट भी कर सकते, लेकिन बेहतर है कि नेगेटिव लॉग लेके करें। वैसे अगर आप इसको एनालाइज करें तो ये OH की कॉन्सेंट्रेशन इसमें जो है ना, वो 1 × 10⁻⁻7 होती है OH की टोटल कॉन्सेंट्रेशन। तो ये उससे ज़्यादा आ रही है। 8.9 जो है, 8.9 × 10⁻⁴ ये ग्रेटर है 1 × 10⁻⁷ से, यानी OH को भी डायरेक्ट कंपेयर कर लें तो अगर इसकी OH इससे ज़्यादा है तो इसका मतलब है ये बेसिक होगा। तो ये वाला बेसिक था, और इसमें फिर H+ कॉन्सेंट्रेशन है 1 × 10⁻⁷, तो ये 7 आएगा, ये न्यूट्रल होगा, ये वाला न्यूट्रल है, ठीक है जी। ये इसका कैलकुलेशन वाला यही 2 क्वेश्चन थे। स्टेट नेसेसरी कंडीशंस फॉर केमिकल इक्विलिब्रियम, कॉन्सेंट्रेशन चेंज ना हो, प्रेशर चेंज ना हो, वॉल्यूम चेंज ना हो, टेम्परेचर चेंज ना हो, ये जो पहले चैप्टर में ही था, इसमें वो सारी कंडीशंस आपने तीनों लिख लेनी थी। ड्रॉ फ्लो शीट डायग्राम यूरिया। तो यूरिया का टॉपिक जो है उसका यूजेस भी इधर आगे देख लें, और फिर उसका फ्लो चार्ट भी आ गया। फ्लो चार्ट इसका आसान था, लेकिन इसके बजाय आई एम श्योर आप लोगों ने ये 6 वाला ही अटैम्प्ट किया होगा। व्हाट इज़ मेंट बाय फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप को डिफाइन करना था, जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ किसी भी ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स को ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स को देता है, वो फंक्शनल ग्रुप होता है। आइडेंटिफाई फंक्शनल ग्रुप, ये भी मैंने आपको बहुत करवाया था, अगर आपको याद हो। ये दरमियान में CO है, तो CO का मतलब है कार्बोनाइल है। तो कार्बोनाइल के एक तरफ CH3 लगा हुआ है, कार्बोनाइल के दूसरी तरफ भी CH3 लगा हुआ है, तो दोनों तरफ कार्बोनाइल के ग्रुप्स हों तो ये कीटोन होता है, तो ये कीटोन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट में C डबल बॉन्ड O और O गिवन है, तो ये है C डबल बॉन्ड O ऐसे है, फिर उसके बाद एक O है, और फिर उसके बाद CH है, और फिर इस तरफ इसके CH3 का ग्रुप है। तो कार्बोनाइल के साथ याद रहे आपको, अगर ऑक्सीजन होगा तो ये एस्टर का फंक्शनल ग्रुप होता है, तो C डबल बॉन्ड O C के साथ ये एस्टर हो जाएगा, ये वाला, ठीक है जी।
तो एक आपने डेफिनेशन लिखनी थी और फिर इनको आइडेंटिफाई करना था। राइट द फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन, ये उससे भी आसान है। तो लेफ्ट टू राइट जो है ये फॉरवर्ड हो जाएगा और राइट टू लेफ्ट जो है वो रिवर्स हो जाएगा। यानी फॉरवर्ड में H2 + I2 गिव्स 2HI और रिवर्स में लिखेंगे 2HI चेंजेस इनटू H2 + I2। इसी तरह N2O4 चेंजेस टू 2NO2, यानी लेफ्ट से राइट लिखते हैं तो ये फॉरवर्ड हो जाएगा, राइट से लेफ्ट लिखते हैं तो ये रिवर्स हो जाएगा। इनमें से कोई भी आपने किया तो वो ठीक ही होगा, लेकिन मेरे ख्याल में जो इसका चॉइस वाला वो ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है केसी एक्सप्रेशन और केसी यूनिट्स लिखते हैं इस रिएक्शन के। बहुत आसान है ये भी, डायरेक्ट में लिख देता हूँ। केसी एक्सप्रेशन में प्रोडक्ट आप लिखते हैं न्यूमरेटर में तो NO2 और इसके साथ चूँकि 2 लिखा हुआ तो वो 2 पावर में चला जाएगा। डिवाइड करेंगे उसको, रिएक्टेंट्स NO है, NO के साथ में 2 है वो भी पावर में चला जाएगा और साथ O2 है, ये ऐसे ही लिख देंगे। अब इनके यूनिट्स लिखेंगे। NO2 के यूनिट्स हैं मोल पर डेसीमीटर क्यूब, तो मोल पर डेसीमीटर क्यूब के साथ ऊपर स्क्वायर आ गया, डिवाइडेड बाय नीचे भी मोल पर डेसीमीटर क्यूब और उसके साथ भी स्क्वायर आ गया और उसके बाद O2 का भी मोल पर डेसीमीटर क्यूब ही होते हैं। अच्छा जी, अब ये दोनों हो गए कैंसिल, तो 1/, मोल पर डेसीमीटर क्यूब या पर मोल डेसीमीटर क्यूब इसके केसी यूनिट्स बनते हैं। नेक्स्ट है हाउ इज टेट्राक्लोरोइथेन प्रिपेयर्ड फ्रॉम इथाइन। तो इथाइन से टेट्राक्लोरोइथेन राइट कंप्लीट इक्वेशन इन 2 स्टेप्स। तो ये उसकी प्रॉपर्टीज़ में है इथाइन की, टेट्राक्लोरोइथेन की, कि सबसे पहले इथाइन आपने लिखना था C∼CH है, ये इथाइन हो गया। अब इसको रिएक्ट करवाना है 2 स्टेप्स में क्लोरीन के साथ। तो एक स्टेप में जब ये क्लोरीन के साथ रिएक्ट होगा तो इसका बॉन्ड ट्रिपल से डबल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब इसका बॉन्ड डबल में कन्वर्ट हो जाएगा तो इन हाइड्रोजन्स के साथ एक एक क्लोरीन भी यहाँ पर ऐड हो जाएगा, ये डाइक्लोरो इथीन हो जाएगा। और ये डाइक्लोरो इथीन जब अगले स्टेप में ये रिएक्ट करेगा मज़ीद क्लोरीन के साथ, तो अब इसको दोबारा से आप रिएक्ट अगर करवाएं क्लोरीन के मॉलिक्यूल के साथ यानी Cl के साथ, तो इस स्टेप के अंदर ये टेट्राक्लोरो इथेन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये देखिए, ये बॉन्ड डबल से अब सिंगल हो जाएगा। यहाँ ये हाइड्रोजन है, यहाँ ये हाइड्रोजन है और यहाँ 4 क्लोरीन्स हो जाएंगे, 2 नीचे और 2 ऊपर क्लोरीन्स हो जाएंगे। तो ये इसकी आपने पूरी इक्वेशन लिखनी थी, आसान है ये भी। नेक्स्ट उसके बाद है राइट डाउन एनी 2 हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट इन एज वाटर पोल्यूटेंट। तो इंडस्ट्रियल वेस्ट से एनिमल्स को भी, जो फिश वगैरह हैं पॉन्ड्स में, उनको भी उनकी लाइफ को ख़तरा होता है और उसके बाद वो जब सीप इन कर जाता है तो वो पानी जब ह्यूमन इस्तेमाल करते हैं तो उनके लिए भी प्रॉब्लम होती है। तो ये भी थ्योरेटिकली था। अगेन राइट कंप्लीट बैलेंस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन फॉस्फोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड इन 3 स्टेप्स। अच्छा, वो 3 स्टेप्स में लिखना है, ये इंपॉर्टेंट है। जो बुक के अंदर 3 स्टेप्स हैं उन्हीं 3 स्टेप्स में ही इसको लिखना है। यानी पहले उसकी आपने इक्वेशन लिखनी है, फिर उसकी बैलेंसिंग करनी है। तो पहले स्टेप में इसकी वर्ड इक्वेशन लिख देंगे आपके। फॉस्फोरिक एसिड जब रिएक्ट करता है, फॉस्फोरिक एसिड व्हेन इट रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या होता है ये लिखेंगे पहले और फिर बैलेंस करेंगे। उसकी दूसरी इक्वेशन लिखेंगे फिर बैलेंस करेंगे। तो फॉस्फोरिक एसिड होता है H3PO4, ये रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड से विच इज़ NaOH। तो Na और PO4 कंबाइन हो जाते हैं तो ये NaPO4 हो जाता है। और उसके बाद चूँकि एसिड और बेस का रिएक्शन है तो साथ वाटर भी फॉर्म हो जाता है, H2O भी फॉर्म हो जाता है। अब फॉस्फेट की जो वैलेंस -3 होती है, तो वो जो 3 है वो इधर सोडियम के साथ अटैच हो जाएगा, तो ये Na3PO4 + H2O बनेगा। अब इसको बोलेंगे इधर सोडियम फॉस्फेट बोलेंगे और साथ लिखेंगे वाटर। अब इसको बैलेंसिंग इसकी देख लेंगे तीसरे स्टेप में। तो H3PO4 + अब इस स्टेप में आपने बैलेंसिंग करनी है, ठीक है। दोनों साइडों पे देख लेना है। अब सोडियम यहाँ पे 3 है तो Na3PO4 में 1 सेकंड लिख लूँ इसको। उसके बाद बैलेंसिंग आप देख लेते हैं। हाइड्रोजन ऑक्सीजन यहाँ पर है 4 और यहाँ पर है 3 7, यहाँ पर 4 और 3 7, तो ये बैलेंस आपकी इक्वेशन हो गई। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट है जी, ये वाला कंप्लीट हो गया था 3 स्टेप्स में। नेक्स्ट है जी व्हाट इज़ ट्रोपोस्फेयर, हाउ इट कंटेन्स अबाउट 80% मास ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो ट्रोपोस्फेयर का जो टॉपिक है उसमें से ये लिख देंगे। आई थिंक ये भी बुक में से ये आसान है इसलिए इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। व्हाट इज़ बेयर्स टेस्ट, हाउ इज़ इट यूज टू आइडेंटिफाई इथीन। तो इथीन के रिएक्शंस के अंदर लिखा हुआ है ये जो KMnO4 का रिएक्शन था अल्कीन्स के साथ, वो आप इसमें लिखेंगे और उसमें कलर चेंज बताएंगे कि जो बेयर्स टेस्ट में आप KMnO4 यूज़ करते हैं उसका कलर होता है जी पर्पल, और फिर वो कलर जो है वो
डिस्चार्ज हो जाता है, यानी कलर जो है वो पर्पल से ब्राउन हो जाता है। तो ये जो कलर का चेंज होना है और साथ इक्वेशन आप मेंशन करके इसकी बताएंगे, ठीक है जी। यानी KMnO4 + H2O + इथीन, और वो बनेगा MnO2 KOH, और एक और कंपाउंड बनेगा, उसको बोलते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल, वो साथ लिखना था। और इसके साथ चॉइस में है एक्सप्लेन द टर्म ब्लिस्टर कॉपर, हाउ इज इट ऑब्टेन्ड फ्रॉम कॉपर ओर ड्यूरिंग वेस्पराइजेशन। तो ये भी थोड़ा सा टफ था, यानी ये दोनों ऐसे थे जो अक्सर आई थिंक स्टूडेंट्स ने नहीं किए हुए होंगे। आखिरी वाला जो चैप्टर है उसमें से आया है। ब्लिस्टर कॉपर का मतलब क्या है, सबसे पहले ये लिखना है। तो सबसे पहले इसको चूँकि लिखा है व्हाट इज़ ब्लिस्टर कॉपर, तो जो मेस्मराइजेशन का स्टेप था उसमें जो प्रोडक्ट आपकी आती है वो ब्लिस्टर कॉपर होती है। मेस्मराइजेशन के स्टेप में जो थे वो रिएक्शंस आपने लिखने थे, यानी पहला रिएक्शन था वो था Cu2S, और इसका रिएक्शन था 3O2 के साथ, और इस स्टेप के अंदर प्रोड्यूस होता है जी Cu2O, यानी 2Cu2O प्रोड्यूस हुआ था, और उसके बाद आगे प्रोड्यूस हुआ था 2SO2, और फिर उसके बाद ये जो Cu2S है ये रिएक्ट करता है दोबारा से 2Cu2O के साथ, और यू गेट Cu6Cu ब्लिस्टर कॉपर, और साथ इसके SO2। तो ये रिएक्शन भी साथ हमने लिख दिया। ब्लिस्टर कॉपर वो कॉपर है जिसमें 97 to 99% प्योर कॉपर होता है, और एंट्रैप्ड बबल्स उसमें SO2 के भी मौजूद होते हैं। दिस इज कॉल्ड ब्लिस्टर कॉपर, और फिर उसकी रिएक्शन भी आपने लिख दिया। ये हो गया जी सेक्शन बी। सेक्शन सी क्विकली देख लेते हैं। स्ट्रेट ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। तो आपने इनका कॉन्सेप्ट एसिड बेस का दोनों लिखकर, और फिर उसके बाद NH3HCl का रिएक्शन बताना था। इस कॉन्सेप्ट के इन लाइट में कल आपको याद होगा मैंने जो वीडियो आखिरी पोस्ट की थी उसमें यही बताया था कि आपको सबसे पहले टॉपिक कॉन्सेप्ट लिखना होता है, और फिर उसके बाद इक्वेशन लिख के बताना होता है कि इसने H+ डोनेट किया है, इसने गेन किया है, तो ये एसिड और ये बेस है इस हिसाब से। नेक्स्ट उसके बाद ट्रेंड ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस विद अल्केन्स, हाउ मीथेन रिएक्ट्स विद क्लोरीन इन डिफ्यूज सनलाइट। तो ये एक तो वो सीरीज ऑफ रिएक्शंस थे वो लिखने थे, और उसके बाद सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटीज़ आ रहा है। पहले फ्लोरीन की रिएक्टिविटी होती है, फिर उसके बाद क्लोरीन की होती है, फिर ब्रोमीन की होती है, फिर सबसे लीस्ट है वो आयोडीन की होती है। साथ रिएक्टिविटी बताकर और वो जो रिएक्शंस थे 3-4 इक्वेशंस थी वो लिखनी थी। CCl4 आखिर में आखिरी प्रोडक्ट आता है जिसमें डिफरेंशिएट इन मोनोसेसाइड एंड डायसेसाइड। ये थोड़ा क्वेश्चन ऐसा है कि 6 नंबर का मतलब इसमें लिखने को इतना कुछ था नहीं कि जिसमें 6 मार्क्स हों। अगर वो मोनोसेसाइड होता है जो शुगर जो है सिंपल शुगर 1 बने, और अगर डायसेसाइड और सिंपल शुगर 2 बने तो एक एग्जाम्पल साथ लिख लेनी थी। तो ये आई होप कि आप लोगों ने ये ना किया हो। अगर बहुत अच्छा आता हो तो ठीक है, वरना इसका दूसरा वाला ये आसान था। हार्ड वाटर क्या होता है जो कि इजीली प्रोड्यूस नहीं करता, सोप लेदर प्रोड्यूस नहीं करता, वो होता है हार्ड वाटर। और मेथड टू रिमूव द टेम्पररी हार्डनेस, बहुत ही आसान। टेम्पररी दे दिया है, परमानेंट दिया ही नहीं है। मैंने अपने पेपर में दिया था, आपको याद होगा कि मैंने परमानेंट टेम्पररी दोनों के आपसे पूछे थे। ओजोन होल, हाउ CFCs कंट्रीब्यूट डिप्लीशन ऑफ ओजोन। तो CFCs और ओजोन होल का कल ही बताया था आप लोगों को, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उसी में से है। व्हाट इज़ मेंट बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ये भी आपको याद होगा मैंने अपने पेपर में दिया था। ये पेपर में 3-4 साल से बोर्ड में आ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। यूजेस और उसके नेम्स बताने थे फ्रैक्शंस के। तो आप डीजल लिख दें, कैरोसिन ऑयल लिख दें, पेट्रोल लिख दें, नेफ्था लिख दें, और उनके फिर आगे यूजेस लिखते हैं। डिस्कस एनी 4 यूजेस ऑफ प्रोटीन्स, ये भी प्रोटीन के चैप्टर में यूजेस। और फिर डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर, ये तो आई थिंक पार्क स्टडीज़ वाला भी कोई बच्चा लिख सकता है जिसने साइंस ना भी पढ़ी कि वाटर के क्या क्या यूजेस हैं। तो ये ओवरऑल आपका पेपर था। इसमें कुछ सॉल्व करने वाली चीज़ें थी वो मैंने बता दी हैं, बाकी ब्रीफली आपको बता दिया है। पेपर मेरे ख्याल में एवरेज पेपर था। ऑब्जेक्टिव थोड़ा सा टफ था, और ऑब्जेक्टिव की वीडियो आप पहले बना चुका हूँ, तो आपके सामने स्क्रीन पर वीडियो आ रही है। अगर आपने वो नहीं देखी तो वो भी देख सकते हैं। और बाकी नेक्स्ट आपके अगले पेपर्स के लिए कोशिश करूँगा कि बाकी पेपर्स के लिए भी आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊँ और सोल्यूशन भी साथ साथ पोस्ट करूँ। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल योर नेक्स्ट पेपर्स टू। सी यू इन सम अदर वीडियो इंशाल्लाह।